हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम स्टडी करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ हिस्ट्री के, जो कि टॉपिक वाइज स्टडी चल रही है हमारी प्रैक्टिस सेट बी में। और आज ये प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम अब दूसरे वे में स्टडी करने वाले हैं एमसीक्यूज़ पे ही। तो आज ये लास्ट इस पर वीडियो है और ये कंप्लीट हम कर लेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो को जो हमने सॉल्व किया था उसमें एक मिस्टेक दिखी है। प्रिया, धन्यवाद, और आपने कमेंट करके मुझे बताया। इसे मैंने टैग भी कर दिया है। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे मैंने गलती से सरदार बलदेव सिंह करा दिया था, तो ये गलत आंसर है। आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसे मैंने उस वीडियो के टैग बॉक्स में टैग भी किया हुआ है। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो टैग बॉक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहाँ ज़रूर चेक करें। अगर कोई मिस्टेक रहता है तो उसका संशोधन मैं वहीं पे राइट करके दे देती हूँ, तो उसमें मैंने टैग कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने पेपर पे, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है। आज हम थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन लेंगे, लगभग 46 के आसपास हम अपने क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट बी जो हम कर रहे हैं उसका लास्ट वीडियो है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आप सीक्वेंस वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले प्रैक्टिस सेट ए देखिए एमसीक्यूज़ का, जो कि हिस्ट्री का है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट बी देखिए, और कल से हम नई प्रैक्टिस सेट लाने वाली हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर सी। तो आज जो प्रैक्टिस सेट बी का है ये लास्ट वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंस केवल यही है कि इसमें हम जो मॉडर्न के टॉपिक्स हैं काफ़ी कुछ कवर कर लिया है हमने एक सेक्शन। तो अब हम फिर से एंशियंट से स्टार्ट करके फिर से मॉडर्न की तरफ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं, तो इसलिए अब मैं नया वीडियो लाने वाली हूँ। तो चलिए, नंबर 1 है, भारत ने निम्न में से किस घटना पर घोर पश्चिमी विरोधी रुख अपनाया? तो घोर पश्चिमी विरोधी रुख अपनाया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वेज नहर संकट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1947 से 1948 में आयोजित एशियाई संबंध मामलों का उद्देश्य था। तो इन मामलों का क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगी नहीं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैं सीधे आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। बी और सी, उपनिवेशवाद से मुक्त होने के प्रयास को प्रोत्साहन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, और सी, एशियाई एकजुटता को बढ़ावा देना। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट हो रहा है, उपरोक्त बी और सी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सन 1961 की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। तो 61 की जो महत्वपूर्ण घटना थी वह क्या थी? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन और गोवा, दमन एवं दीव का पुर्तगाली उपनिवेशिक शासन से मुक्त होना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सन 1962 में भारत चीन युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो इसका जो तात्कालिक कारण बना था वो बना था, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, तिब्बती आध्यात्मिक प्रमुख दलाई लामा को भारत में शरण देना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सन 1962 में भारत के साथ युद्ध के दौरान चीन ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन से अविलंब सैनिक सहायता मांगी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रैल 1948 ईस्वी में हस्ताक्षरित भारत पाकिस्तान समझौते में प्रावधान था कि, तो क्या प्रावधान था? तो ये प्रावधान किया गया था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दोनों देशों की सरकारों पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कश्मीर समस्या और अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण का मूल कारण था। तो क्या मूल कारण बना था? तो ये कारण था भारत संघ में अधिमिलन के बारे में निर्णय लेने में कश्मीर के महाराजा की ओर से विलंब। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, कश्मीर में प्रस्तावित जनमत संग्रह जिस पर कि पाकिस्तान आज भी जोर देता रहता है, निम्न में से किस कारण से नहीं किया जा सका? तो किस कारण से नहीं किया जा सका? तो ये कारण बनता है ऑप्शन ए, पाकिस्तान का अधिकृत क्षेत्रों से हटाने से इनकार। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1954 में भारत और निम्न में से किसके बीच पंचशील संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो ये हस्ताक्षर हुए थे चीन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, गुट निरपेक्षता की भारतीय नीति को सबसे बड़ी चुनौती कब मिली? तो यह चुनौती मिली थी भारत पर चीनी आक्रमण के समय। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चीनी हमलों के बाद भारत के निम्न में से किस रक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो कौन से रक्षा मंत्री थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था? तो उनका नाम है वी.के. कृष्णा मेनन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सन 1957 में भारत में त्रिस्तरीय पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था का सूत्रपात निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप हुआ? तो ये रिपोर्ट किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? बलवंत राय मेहता। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं था? तो जो सिद्धांत शामिल नहीं था वो था पूंजीवादी एवं साम्यवादी प्रणालियों का उन्मूलन। तो ये शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल थे। जो शामिल थे उन्हें भी हम देख लेते हैं। गुट निरपेक्षता, जातीय प्रसार का उन्मूलन, शांति एवं समृद्धि के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक युग में पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन थे? तो इनमें से कौन थे जिन्होंने पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, सर्वप्रथम गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किसने किया? तो गुट निरपेक्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे वी.पी. मेनन। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिज्ञ ने गुट निरपेक्षता को अनैतिक निरपेक्षता की संज्ञा दी? तो ये संज्ञा देने वाले थे जॉन फास्टर डलेस। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी की परिकल्पना कहाँ से ली गई थी? तो आईआईटी की परिकल्पना ली गई है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, MIT अमेरिका से।
क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डॉग हैमरशोल्ड ने किस देश में भारत की भूमिका के बारे में कहा था? भारत के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा कांगो समस्या। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1919, किस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता के नैतिक सूत्र का स्पर्श किया? तो ये क्या था? बारडुंग सम्मेलन में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एशियाई सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो ये सम्मेलन और आयोजन हुआ था 1947 में। पंचशील सिद्धांत किस वर्ष औपनिवेशिक रूप से प्रतिपादित किया गया? पंचवर्षीय सिद्धांत किस वर्ष औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया? तो ये प्रतिपादन हुआ था वर्ष 1954 में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 1956 ईस्वी में गुट निरपेक्ष का त्रिपक्षीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था ब्रायनी में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ब्रायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम सम्मेलन जो भारत की विशेष पहल पर युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित हुआ था में कितने देश ने भाग लिया था? तो कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये भाग लिए थे 25। ऑप्शन बी ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कोरिया युद्ध में रिहाई कमीशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? रिहाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जनरल मिथैया को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पोस्टसबैड नामक स्थान कोरिया की सीमा में उत्तर व दक्षिणी कोरिया की सीमा रेखा 1945 ईस्वी में कितनी निश्चित की गई थी? तो कितनी निश्चित की गई थी? तो यह निश्चय हुआ था 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कोरिया विवाद को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये अध्यक्ष जो चुने गए थे वो थे KPS मैनन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर कहीं कुछ मिस्टेक दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और उसका संशोधन मैं इस तरह से करती हूँ कि जो टैग बॉक्स होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जो करेक्ट आंसर है उसे टैग कर देती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में गलत हुआ है 6 नंबर का, तो उसका करेक्ट आंसर भी मैंने टैग किया हुआ है। उस वीडियो के टैग बॉक्स में आप देखेंगे तो सही आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हिंद चीन के अंतर्गत कितने देश आते थे? तो हिंद चीन के अंतर्गत जो देश आते हैं वो हो जाएगा 20। इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष फ्रांस द्वारा वियतनाम में जनवादी गणतंत्र की घोषणा की गई जिसके राष्ट्रपति हो चिन मिन्ह थे? तो ये हो जाएगा अगस्त 1945 को। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसने भारत की भूमिका के महत्व की पुष्टि करते हुए जनेवा सम्मेलन के चित्रण के संदर्भ में कहा था कि 10 शक्तियों का सम्मेलन 9 टेबल पर 10वां भारत?
तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? तो ये स्टेटमेंट दी गई है पियरे मेड्स के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पियरे मेडिस। अप्रैल 1954 ईस्वी में संपन्न कोलंबो सम्मेलन में तत्कालिक भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कितने सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया गया? तो ये प्रस्ताव पेश किया गया था 6 सूत्रीय। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे इंडो चाइना पर हुए जनेवा सम्मेलन में एशियाई विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया? तो एशियाई विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, ये हो जाएंगे KPS मेनन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। किस वर्ष सोवियत संघ व भारत के मध्य मिग हवाई जहाज के उत्पादन की इजाज़त देने के संबंध में समझौता हुआ? तो ये समझौता हुआ था 1962 ईस्वी में। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 1958 ईस्वी में चीन के किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित चीन के मानचित्र में भारत के कुछ प्रदेशों को चीन के भाग के रूप में दिखाया गया था? तो ये दिखाया गया था चाइन विक्टोरियल। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चाइना विक्टोरियल। मैकमोहन रेखा के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी। ऑथर हेनरी मैकमोहन ने मानचित्र पर हरी पेंसिल से एक रेखा खींचकर सीमा का विभाजन किया। ये गलत होगा, बाकी सभी सही है। जो सही है एक बार उन्हें भी रीड कर लेते हैं। यह रेखा उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा का विभाजन करती है। बी कहता है यह भूटान के पूर्व में भारत व चीन की रेखा है। और सी कहता है 1914 ईस्वी में शिमला में हुए ब्रिटिश भारत चीन व तिब्बत के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यह सीमा रेखा निर्धारित करके औपचारिक रूप से सीमा विभाजन किया गया था। इसमें हमारा उत्तर बन रहा है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35। किसने नेहरू के बारे में कहा था कि हमारे बीच संबंधों में कटुता पर विचार करते हुए आपकी ओर से शांति की भावना तथा शत्रुता का भाव ना होना मैंने हमेशा ही सराहा है। आपकी जिम्मेदारी बहुत भारी है क्योंकि आपको अपने करोड़ों लोगों का भविष्य संवारना है। मैं आपके कार्य में आपको शुभकामनाएं देता हूँ। याद रखें एशिया के प्रकाश। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? तो ये स्टेटमेंट दी गई है चर्चिल के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस व्यक्ति ने कहा था कि यदि नेहरू दूसरी तरह के आदमी होते तो भारत दूसरी तरह का देश होता? तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये दिया गया है जोफ्री टॉयलसन के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चीन द्वारा भारत में सर्वप्रथम किस दिन आक्रमण किया गया? तो ये आक्रमण हुआ था 20 अक्टूबर 1962। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चीन द्वारा भारत में सर्वप्रथम किस स्थल पर आक्रमण किया गया? चीन द्वारा भारत में सर्वप्रथम किस स्थल पर आक्रमण किया गया? तो ये आक्रमण हुआ था थागला पहाड़ी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
भारत और सोवियत संघ के बीच सैनिक आपूर्ति का प्रथम समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये समझौता हुआ था 1959। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति के सहारे कांगो, जो दक्षिण अफ्रीकी देश है, ने विश्व के किस देश से 30 जून 1960 को आज़ादी हासिल की थी? तो आज़ादी हासिल की थी बेल्जियम से। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वेज नहर संकट के संदर्भ में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो जो तथ्य सत्य नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रांस, ब्रिटेन व इजराइल ने जब इस नहर क्षेत्र में युद्ध हेतु अपनी फौजें उतारी तो अमेरिका द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो ये इनकरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इधर हम देख लेते हैं क्या चीज़ करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा के भी आ जाते हैं। तो ये कहता है मिस्र द्वारा वर्ष 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बी कहता है भारत के अनुसार 1888 ईस्वी की तुर्किस्तानी संधि के अनुसार यह नहर मिस्र का अभिन्न अंग थी। फिर डी कहता है अगस्त 1956 ईस्वी में लंदन सम्मेलन में भारत ने ऐसे फार्मूले पर समझौते की कोशिश की जिसके तहत मिस्री नियंत्रण का उपयोग करने वालों के लिए सलाहकर्ता की भूमिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार विवादों का निपटारा शामिल हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। दिल्ली में संपन्न भारतीय कांग्रेस समिति की ऐतिहासिक बैठक ने किस वर्ष भारत की विदेशी नीति को प्रभावित किया? तो ये प्रभावित किया था, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1921। नेहरू के अनुसार भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन को स्वीकार किया गया? तो किस अधिवेशन को स्वीकार किया गया था? ये हो जाएगा 1927 मद्रास अधिवेशन। किस वर्ष अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस समिति ने पार्टी के अंदर ही नेहरू की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विदेश मंत्रालय का सृजन किया? तो ये सृजन हुआ था 1927 में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस सम्मेलन के भाषण में तत्कालिक भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि अफ्रीकी एशियाई देशों के लिए यह बहुत ही असहनीय अपमान है कि वे स्वयं अपनी अवनति करके एक दूसरे पक्ष का पिछलग्गू बनकर रह जाएंगे? तो ये बाडुंग सम्मेलन होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। किस सम्मेलन के समापन में नेहरू ने कहा कि हम अमेरिका व यूरोप के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं और उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं, किंतु यह सोचना की आदत बन गई है कि उनके झगड़े विश्व के झगड़े हैं, इसलिए विश्व को इस पक्ष या पक्ष में शामिल होना चाहिए। हमें उनके झगड़ों या युद्ध में क्यों फंसना चाहिए? तो ये स्टेटमेंट दी गई है, और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, कहाँ दी गई है? तो ये दी गई है बाडुंग सम्मेलन में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी कल से हम थोड़ा सा इसमें चेंज लाएंगे और फिर से हम जो एंशिएंट है हिस्ट्री है उसके ही MCQs स्टार्ट करने वाले, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट सी हो जाएगा, क्योंकि हमने जो ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था 2019 दिसंबर, जब एग्ज़ाम नेट का हुआ था, उसके बाद जस्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। तो अभी अगर कोविड-19 की कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो अभी तक एग्ज़ाम आपके हो चुके होते, लेकिन कोरोना वायरस के फैलने की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। तो ये सेशन तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो कल से मैं एक नया सेशन इसी तरह का ही स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन फिर से हम एंशिएंट से जाएंगे और नए तरह के क्वेश्चंस करेंगे।
तो कल जो हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट सी शुरू करने वाले हैं। और जो न्यू व्यूवर हैं उनको मैं बता दूं कि प्रैक्टिस सेट ए भी अवेलेबल है, और ये जो अब आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट बी है, और सभी के सभी हिस्ट्री बेस्ड हैं। तो आप अगर एमसीक्यूज़ के माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट ए देखें, उसके बाद बी देखें, और कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट सी। तो फ्रेंड्स उसमें थोड़ा सा एक और चेंज आएगा। आपको 5 क्वेश्चंस मैं देने वाली हूँ। हर वीडियो में लास्ट में हम 5 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो इस तरह से आप गैस भी कर पाएंगे, क्योंकि मैं ही सीधे सीधे आंसर बता देती हूँ। तो उसमें मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए अलग से लाने वाली हूँ, लेकिन वो सब भी हिस्ट्री के ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, और मेरा एम ज़्यादातर ओल्ड पेपर ही प्रोवाइड करना रहता है। तो CTET का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, आपको संडे के संडे CTET का भी पेपर मिल जाएगा। और अभी UGC नेट का फर्स्ट पेपर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है, उसके पेपर मैं सैटरडे को आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि टाइम कभी कभी चेंज हो जाता है। पहले मैं मॉर्निंग में आपको देती थी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर से मॉर्निंग वाला ही शिफ्ट स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। कुछ टाइम बाद शायद मैं चेंज कर दूँ, इसलिए कहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकेगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।